नाज़रीन, अभी हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में मौजूद हैं। मेरे पीछे ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का है। इसकी दूसरी तरफ देखिए तो वो बड़ा पहाड़ जो है वहाँ भारत है। इसका मतलब ये कि ये जो घर, ये जो मसाजिद, ये जो स्कूल्स, ये जो रिहायशी इलाका है, ये डायरेक्टली भारतीय गोलाबारी और भारतीय फायरिंग से मुतासिर होता है। इनकी ज़िंदगियाँ हैं जो मुतासिर होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये कोई ख़बर नहीं, ये कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं, ये लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। इनका एक इंसानी पहलू है जो कि बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट होता है जब सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं, जब शेलिंग की जाती है भारत की तरफ से और टारगेटेड स्नाइपर अटैक्स किए जाते हैं यहाँ के लोगों पर। जब से यहाँ सीज़ फायर यानी जंगबंदी हुई है तब से यहाँ के लोगों को कुछ सुख का सांस ज़रूर मिला है। यहाँ के लोग अपनी खेती बाड़ी, स्कूलों में जाना, मसाजिद में जाना, रमज़ान की इबादतें नहीं कर पा रहे होते अगर सीज़ फायर वायलेशंस चल रही होती हैं। और 2018 और 2019 सीज़ फायर वायलेशंस के हिसाब से बड़े ही डेंजरस, ख़तरनाक हद तक जो है वो एक्टिव साल रहे। जब से 5 अगस्त में आर्टिकल 370 एंड 35A की एब्रोगेशन हुई तब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग तो मुतासिर हो ही रहे थे, लेकिन साथ साथ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों का जीना भी हराम किया हुआ था भारतीय फ़ौजों ने। पिछले 2 महीने से जो आराम है, क्या ये बरकरार रहेगा? यहाँ के हर शहरी का यही सवाल है। आगे देखना ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के हुक्काम मिलकर इसको देरपा अमन में कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं। LOC ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर बना हो, जिस तरीके से हम लाहौर में वाघा बॉर्डर देखते हैं या बाकी जगहों पर देखते हैं। ये सिर्फ़ एक लाइन है, सरहद के इस पार और उस पार, LOC के इस पार और उस पार रिश्तेदार रहते हैं जो कि आपस में मिलना भी चाहते हैं, जो कि आपस में अमन भी चाहते हैं, जो कि आपस में ट्रेड भी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्योंकि ताल्लुकात, 2 हमसायों के ताल्लुकात ख़राब हैं। हम अपने दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन हम अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए बातचीत की मेज़ पर आकर जिस भी तरीके से हम मामले को सॉल्व कर सकें, इन लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकें, वो अब ज़रूरी हो गया है। आइए आगे चलते हैं। आपको यहाँ बट्टल सेक्टर, पुंछ रिवर के साथ साथ हम लोग बाकी जगहों पर भी ट्रैवल करेंगे। ये तमाम इलाका दिखाते हैं। ये कुछ इलाका इस तरह का है कि एक पहाड़ भारत का है तो एक पहाड़ पाकिस्तान का है। यहाँ कोई आपको एज सच बहुत सेग्रीगेशन नज़र नहीं आती। अगर कोई आम बंदा आए, आम कोई शख्स आए तो उसको ये मालूम नहीं हो पाएगा कि कौन सी जगह भारत की है और कौन सी जगह पाकिस्तान की। इसीलिए हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि बच्चे, नौजवान LOC पार करके दूसरी जगहों पर, दूसरे की सरहद पर आ जाते हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से वहाँ की तरफ, और जो मकबूजा कश्मीर है उधर से आज़ाद जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक ऐसे रहायशी यहाँ के मौजूद हैं जिनके घर से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर भारत की पोस्ट है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब सीज़ फायर वायलेशंस होती होंगी तो इनके घर पे, इनके घर वालों पे, इन पे क्या बीतती होगी। और अब जब जंग बंदी हुई हुई है, जब सीज़ फायर हुई हुई है तो उनको क्या फ़वाइद होंगे और इनकी तवक्कुआत क्या है। मैं यहाँ के लोगों की तवक्कुआत आप तक इसलिए पहुँचाना चाह रही हूँ बिकॉज़ अक्सर औक़ात हम लोग ख़बरों पर सिर्फ नंबर्स, सीज़ फायर वायलेशन के नंबर सुनते हैं, शहादतों के नंबर सुनते हैं, ज़ख्मियों के नंबर सुनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के एहसासात क्या हैं वो जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले? जी, मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और लोकल जो मीडिया है, इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारा ये दूर दराज पहाड़ी इलाका और इसके साथ साथ जो है जो LOC के बिल्कुल करीब तरीन वाक़या है, जो हर वक्त जो है वो इंडियन शेलिंग का निशाना बनता रहा है। इस वक्त जो सीज़ फायर हुआ है, इससे हमारी जो ज़िंदगियाँ अजीरन बनी हुई थी उसके अंदर खासा जो है ना एक खुशगवार माहौल पैदा हुआ है। हमारे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा सकते थे, जो ज़हनी तौर पे मरीज़ बन चुके थे, उनको ये एक फ़रहत मिली है। ये हम जो है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से करते हैं कि सीज़ फायर तो हुआ है लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो किस वक्त इंडियन आर्मी अपने नापाक इरादों से यहाँ की जो सिविलियन आबादी है उस पर शेलिंग करेगी, स्कूल मुतासर करेगी,
कहीं हमें फर्स्ट एड की सेंटर नहीं है तो हम कहाँ पे जाएंगे, वैसे भी बच्चे बीमार होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि इसको पूरी जगह को सलोही को बिलखुसूस एक मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, और ज़ाहिर है बहुत स्कूल्स एंड पार्क्स एंड वो सारी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, तो आपकी नज़र में मेडिकल फैसिलिटी के अलावा और कौन सी फैसिलिटी इधर बनाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये जो मॉडल विलेज बनाया है, इसके हवाले से हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जनरल बाजवा और पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं, और सिविल इंतज़ामिया को, कि जिन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से और जो लोकल NGOs हैं और इंटरनेशनल NGOs हैं उनके साथ रवाबत कायम करके हमें जो है ना एक मॉडल विलेज, यहाँ पर जो हमारी रास्ते थे ये बड़े बारिश होती थी, बड़े कच्चे रास्ते से, और इन रास्तों को हमें पक्का करके दिया है। हमारे यहाँ पर रात को गुजरना बड़ा मुहाल होता था, तो उसके साथ साथ हमें उन्होंने सोलर लाइट्स दी हैं, गारबेज पिट्स दिए हैं, ठीक है, डस्ट बिन्स दी हैं। इससे हम बड़ा इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, और इससे हम पाक आर्मी को और सिविल इंतज़ामिया को सल्यूट पेश करते हैं कि उनके इस इक़दाम से हमारे लोगों के अंदर जो एक बेचैनी थी, जो एक इज़्तिराब था, वो। अच्छा, आखिरी सवाल, यहाँ सीज़ फायर जब हुआ है तो पिछले 2 महीने के अंदर, तो ये इंतज़ामी जो कार्रवाइयाँ हैं या जो इंतज़ामी कारकर्दगी है वो भी बेहतर हुई होगी, यकीनन बेहतर हुई होगी, क्योंकि वहाँ से सीज़ फायर वायलेशंस नहीं हो रही, यहाँ किसी को गोलियों का ख़तरा नहीं है, काम आसानी से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत की हुकूमत को, भारत के बड़ों को, जो कि सीज़ फायर वायलेशन मुतवातर करते रहे? आपके तो घर से बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने डोज़न ऑफ जो है ना रेजोल्यूशन पास किए हैं, लेकिन उसमें किसी एक पर भी इम्पेक्ट नहीं, आप ऐसा नहीं हुआ कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आज तक जो कश्मीरी जो है 73 साल से अपनी ज़िंदगियाँ गंवा चुके हैं, बहनें अपने भाइयों को गंवा चुकी हैं, माएँ अपने बेटों को गंवा चुके हैं, और बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से जुदा हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सिर्फ UN नेशन इसलिए बनाई गई कि वो नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करे। हमारी नज़र में तो ये आ रहा है कि नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोई रूल नहीं है। उनके वहाँ पर अगर एक परिंदा है या एक कुत्ता है, उसको जहाँ पर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाज बनते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए पनिशमेंट होती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के साथ जो है 5 अगस्त 2019 को जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया हिंदुस्तान की नापाक फ़ौज ने और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ने, तो उसके इवज़ हमें आपने क्या इकदाम किया? एक सिर्फ पेपर लिख दिया, एक रेजोल्यूशन पास कर दी, जो आपने पहले भी कई दर्जनों रेजोल्यूशन पास किए, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, और कि आप लोग जो है इंसानियत के लिए अगर काम करते हैं तो ये जहाँ पर ये कश्मीर के मज़लूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, खुदा के लिए इस पर कुछ करें। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि जहाँ इंसानी हुकूक की और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन हो रही है और वहाँ खामोश रहा जाए तो यकीनन सवाल या निशान पैदा होता है कि क्या इंसानी हुकूक को पामाल करने के बावजूद भी भारत जो है वो इसी तरीके से स्कॉट फ्री जाता रहेगा, या फिर इसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा या नहीं? ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ के बुज़ुर्गों से, यहाँ के मर्दों से जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कि बड़े अरसे से अपनी खेतों के अंदर खुलकर नहीं जा सकते थे, आज वो खुलकर खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये फ़ायदा हुआ सीज़ फायर वायलेशंस ना होने का, यानी जंग बंदी होने का। ये जो जंग बंदी हुई, ये जो सीज़ फायर हुई, इसकी वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पिछले 2 महीनों से तो बड़ी सुकून में गुजर रही है। लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड ये है कि ये जंग बंदी एक परमानेंट फ़ीचर होना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग फलें फूलें और आगे बढ़ें और इनकी ज़िंदगियाँ मामूल के मुताबिक चलें। इनके बच्चे खौफ व हिरास के एनवायरनमेंट में नहीं, बल्कि खुल कर आगे बढ़ने की लगन के साथ जो है वो बड़े हों। अभी हम बात करेंगे यहाँ की कुछ ख़वातीन से, कुछ यहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बुरे तरीके से डैमेज होता है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती हैं जब इस तरह से सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। जंग बंदी के बाद यहाँ वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था उसको एक दफ़ा रिहेबिलिटेट करने के हवाले से भी काम शुरू हुआ है। और ना सिर्फ ये, यहाँ की ख़वातीन की जो सेहत के मामलात हैं उसको भी केटर करने के लिए एक आसानी हुई है। तो ये एक लॉन्ग टर्म फीचर अगर हो जाए दोनों ममालिक के दरमियान, 2 ममालिक के आपस के जो इश्यूज़ हैं उसके बीच में मासूम लोग किसी तरीके से विक्टिम ना बने, ये सबसे बड़ा इस टाइम पर हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो आइए ख़वातीन से बात करते हैं। यहाँ इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी और मासूम बच्ची नज़र आई मुझे, मेरा दिल किया कि मैं सबसे पहले तो उससे बात करूँ, उसकी वालिदा से बात करूँ। यहाँ के लोग, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि सादा ज़िंदगी, खालिस लोग, खूबसूरत लोग, दिल के खूबसूरत लोग, लेकिन जो यहाँ सीज़ फायर वायलेशंस की वजह से खून का रंग घोल दिया जाता है, उसकी वजह से यहाँ की ज़िंदगी बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो जाती है। पहले तो दानिया से बात करते हैं हम। दानिया नाम है आपका? दानिया बोलती नहीं। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ आई थी आप लोगों की खूबसूरत वादी देखकर, आप लोगों का पुरखुलूस तरीक़ाकार देखकर मुझे ये एहसास होता है कि ये जो सीज़ फायर वायलेशंस होती रहीं, इसके बावजूद भी आप लोगों के दिल में इतना प्यार भरा है। क्या ये प्यार सरहद पार भारत को नज़र नहीं आता? ज़ाहिर है नज़र तो नहीं आता, इसीलिए तो इस तरह करते हैं। नज़र आए तो फिर ऐसे तो ना होना, लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पे आ जाती है बात। अगर नॉर्मल मतलब लोगों पे बात, पॉपुलेशन पे बात की जाए, वहाँ के लोग भी कभी भी नहीं चाहते होंगे कि फायरिंग हो, हम लोग भी कभी भी नहीं चाहते। लेकिन ये आ जाता है पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात आ जाती है। पॉलिटिकली मतलब कि एक दोनों ममालिक में टेंशन है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। वरना जो आम लोग होते हैं कहीं के भी, आप यहाँ के लोग देख लें, कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे फायरिंग हो। उधर के लोग भी, आम लोग में किसी से भी पूछ लें, वो भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि फायरिंग हो। उनकी ज़िंदगी, हर बंदा यही चाहता है कि उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। तो ज़ाहिर है जब फायरिंग वगैरह होती है तो दोनों तरफ के लोग मुतासर होते हैं, कि एक तरफ के लोग नहीं मुतासर होते हैं। तो इस वजह से हर बंदा ये चाहता है सुकून हो। तो ये है कि ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, उस तरफ की भी, और हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। मिलकर बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, अमन के लिए देर पामन रिजॉल्व करें। ज़ाहिर है जो भी उनके इशूज़ है वो रिजॉल्व करें और उस चीज़ को आगे मतलब कि कंटिन्यू करें। अगर भाई सीज़ फायर हुई है तो इसको चाहिए कि इसको कंटिन्यू रखें, ना कि ये परमानेंट इशू ना हो और दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाए। फिर ज़ाहिर है दोनों तरफ से टेंशन। अच्छा, इन 2 महीनों में और पिछले 2 सालों की ज़िंदगी में फ़र्क तो अच्छा खासा होगा? बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बल्कि ज़ाहिर अभी ये 2 महीने ये सुकून से गुजरे। अभी जैसे अब रमज़ान है, लोग मस्जिद वगैरह जाते हैं तो एक सुकून सा होता है। तो पहले ये था कि लोग मस्जिद आते थे, ख़ास तौर पर बच्चे ये सफारा पढ़ने जाते होते हैं, तो इसकी वजह से ना मतलब पीछे से फायरिंग स्टार्ट हो जाए तो एक पेरेंट्स के लिए भी एक मतलब कंटिन्यूस एक टेंशन होती थी हर वक्त की कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर स्कूल वगैरह जैसे बच्चे जाते थे, तो अब तो है चले बंद है स्कूल, लेकिन पहले स्कूल जाते होते थे तो पीछे से फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी, तो फिर पेरेंट्स उधर भी भागते थे। वो APS वाले मतलब कि वैसे वो जो हुआ थे ट्रेजिक एक इवेंट हुआ था, उसमें भी जैसे हुआ, तो इस तरह यहाँ पे भी सेम वो एक हुआ ना। यहाँ पे हर वक्त की मतलब होती थी बंदे को जब था ये मसला, तो कभी भी मतलब कोई ये दिन तो मुकर्रर नहीं होता था कि आज होगी या कल होगी, तो हर वक्त एक कंटिन्यूस टेंशन रहती थी कि बस बच्चों को भेजा हुआ स्कूल, तो कोई पता नहीं होता था कि कब स्टार्ट हो जाएगी और क्या मसला होगा दोबारा से। मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि यहाँ देर पा अमन हो। अच्छा, यहाँ जो है पिछले 2 महीने से जंग बंदी हुई है। जंग बंदी के बाद सबसे ज़्यादा तो ख़वातीन मुतासर होती हैं, किसी भी जंग के सबसे ज़्यादा मुतासरा जो होते हैं या बच्चे होते हैं या ख़वातीन होती हैं। पिछले 2 महीने में क्या फ़र्क आपने देखा? पिछले 2 महीने में हमने यही फ़र्क देखा है कि हम मतलब सुकून से रह रहे हैं, बच्चे सुकून से हैं, स्पेशली बच्चे,
اور مرد حضرات جو باہر جا کے کماتے ہیں اور گھروں میں واپس لوٹ کے آتے ہیں. جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو یا ہم لوگ, میں تو ٹیچر ہوں, تو جب میں کالج جاتی ہوں تو مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ واپس آئیں گے کس ٹائم فائرنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور بچوں کا کیا حال ہوگا. اور جب فائرنگ ہوتی تھی تو جو بچے تھے ان کا تو دیکھنے کے قابل حال ہوتا تھا کہ اتنی چیخ و پکار اور ہراس تھا ان کے چہروں پہ, اور پتہ چلتا تھا کہ یہ آپ زندہ نہیں بچیں گے, شاید کہ گولے کی آواز سے ہی یہ مار جائیں گے. اور واپس مطلب بہت چیخ و پکار بچوں کی, اور بہت رونا آتا تھا. تب ہم لوگ تو کہتے تھے کہ اب اس دنیا میں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا, پاکستانی ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی. چلیں اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ جو کرونا وبا ہے اللہ اس کو ختم کرے. اور ہم لوگ بالکل اگر ایسا ہی رہے, اگر یہ سچویشن ایسی ہی رہے, یہ جو سیز فائر ہے یہ اگر ایسا ہی رہے تو اللہ کرونا کو ختم کرے اور ہم لوگ بالکل خوش و حال زندگی بسر کریں, کیونکہ ہمارا کشمیر ہے ہی بہت خوبصورت کہ یہاں پہ جو آتا ہے واپس جانے کو دل نہیں کرتا. یہ بات تو بالکل درست فرمائی. میں ابھی باقی خواتین سے بھی بات کرتی ہوں. یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پھر رہی ہے, کھیل رہی ہے. اس کی زندگی اچھی ہو, میرے لیے سب سے زیادہ یہ چیز ضروری ہے, اور اس لیے ضروری ہے بیکاز میرے وطن کی یہ بچی ہے, یہ کشمیر کی بچی ہے, یہ کشمیر کی بچی ہے. ان کا مستقبل جو ہے یہ روشن ہونا بڑا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ پچھلے جو 2-3 سال کے اندر جو بہت زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے کتنے مسائل تھے؟ یہاں تو لوگ بیٹھ کر مجھے تو بتا رہے ہیں کہ وہاں سے بندوقیں تان کر سنائپر فائرنگ کیا کرتے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے, اور جب گولا ادھر آتا ہے تو بہت زیادہ آواز آتی ہے, جب پڑتا ہے بہت زیادہ آواز. ہم اپنے بچوں کے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں, اتنی زیادہ آواز ہے کہ پردے نہ پھٹ جائیں ہمارے بچوں کے کانوں کی, اتنی آواز ہوتی ہے ان کی. ابھی جب سیز فائر ہوئے ہے, یعنی جنگ بندی ہوئی ہے, تو آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ اب پاکستان اور بھارت بیٹھیں اور گفتگو کریں اور آپ لوگوں کی زندگیاں آسان بنیں؟ ہاں, یہ پرماننٹ ہو نا, اگر سیز فائر ہوا تو یہ پرماننٹ ہو. کیا پتا پھر ان کا کیا کرتے ہیں, ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت, خوف ہے ہر وقت, کیا پتا کب یہ شروع ہو جائے. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں بھارت کو اسپیشلی, کیونکہ سیز فائر وائلیشنز جب ہوتی ہیں بچوں کو ٹارگٹ کرنا تو سراسر ناانصافی ہے. ایسا ناانصافی ہے, اور بھارت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بند کر دیں. اب بہت ظلم ہوا ہے اس سے پہلے, اب یہ بہت جوان ہمارے بوڑھے بچے بہت زیادہ شہید بھی ہوئے ہیں گاؤں میں, تو یہ بند کر دیں اب. اچھا, اور پاکستانی جو تمام پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو, انہیں کیا پیغام دیں گے؟ انہیں یہی پیغام دیں گے کہ سب وہ سیاستدانوں سے, سب لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ کچھ مذاکرات کریں, کشمیر کا مسئلہ حل کریں تاکہ یہ سب بند ہو, سیز فائر ہمیشہ کے لیے ہو جائے. نہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی آگے. ہمارے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے, گھر واپس ہم نہیں سوچ سکتے کہ واپس گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو اس لیے یہ بند ہونا چاہیے. آپ دونوں کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا آگے آنا پڑے گا آپ دونوں کو. بس ہمارا یہی ہے کہ ہم بھارت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کچھ رحم کریں ہمارے بچوں پہ, ہم پہ. ظاہر ہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں, کالج اسکول میں جاتے ہیں, بچے بھی جاتے ہیں, تو بس کچھ رحم کریں, یہ بند کریں. اگر سیز فائر ہو رہا ہے تو یہ پرماننٹ ہونا چاہیے, عارضی نہیں ہونا چاہیے. تو بس یہی پیغام ہے ہمارا. پڑھائی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ آپ بتا رہی ہیں آپ کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور کالج کا وہ لیول ہوتا ہے جہاں پڑھائی بڑے ایک تواتر سے اور متسلسل چلتی رہنی چاہیے. تو اب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن پہلے کالج میں بھی رہی ہوں. کالج دورانیہ میں یہی کچھ تھا, مطلب ایک ویک کالج بند, دوسرے ویک اوپن, یہی کچھ ہمارے لیے بہت مسئلہ تھا, آنا جانا ہمارا کالجز میں. تو ہماری اسٹڈی بہت متاثر ہوئی ہے. اب تو کرونا نے کی ہوئی ہے, پہلے فائرنگ کی وجہ سے تھی, تو ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو نا کرونا کے ذریعے بتا دیا کہ کشمیریوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی تھی, اب جو پوری دنیا برداشت کری. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ لے مائک لے. میں بھی بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب پرماننٹ کوئی سلوشن ہو ہمارے کشمیر کا, مطلب یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پرماننٹ اس کا کوئی حل ہو. روز یہ تو ابھی تو سیز فائر ہوا ہے, لیکن کوئی پرماننٹ نہیں لگ رہا. 2 مارے گا, 3 مارے گا, سارے گا, پھر بھی لیکن ڈر تو ہمیں ہر وقت کا رہتا ہے. مطلب 1 منٹ کی بھی ہمیں وہ اس طرح سے سکون نہیں ہوتا کہ ابھی شاید کوئی پتہ نہیں ہوتا, ابھی فائرنگ سٹارٹ ہو جائے, ابھی سٹارٹ ہو جائے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اگر بچے ذرا اسکول ہوتے ہیں, گھروں سے سارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے بہت مطلب مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس سکون ہو جائے بالکل مکمل. تھینک یو.
नाज़रीन, थोड़ी देर पहले पहाड़ मैंने आपको दिखाया, वो भारत की तरफ का पहाड़ था। वहाँ जो पोस्ट मौजूद है, वहाँ बैठे फ़ौजी सिविलियन आबादी को डायरेक्ट निशाना बनाते रहे। जिस तरह मैंने आपसे सिविलियन की बात भी करवाई, वो पता ये चलता है कि वहाँ स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, बच्चों को, मवेशियों को, लोकल्स को निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। एक खौफ व हिरास के माहौल के अंदर जब एक बच्चा परवान चढ़ेगा तो वो किस तरीके से एक फ़ाल किरदार अदा कर सकेगा मुल्क की तरक्की में, ये एक अहम सवाल है जो कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रही हूँ जहाँ डायरेक्ट वो पहाड़ जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से शेलिंग की गई और ये जगह मुतासिर हुई। इधर की छत आप देख रहे हैं, इधर की दीवारें आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ आके शेल लगा है, उसके आसार अभी भी मौजूद हैं। छत फटी हुई है, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ टीन की छतें होती हैं और वो फट चुकी है एट दिस पॉइंट। मैं आपको अंदर भी लेकर चलती हूँ और अंदर के हालात भी दिखाती हूँ। ये स्कूल यहाँ तालीम हासिल करनी है लेकिन ये इस काबिल नहीं रहा कि इधर तालीम हासिल की जा सके। इधर के छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर आप आसार देख सकते हैं। जो खौफ व हिरास इधर होता होगा वो भी आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर की दीवारों के अंदर देखें, आपको जगह जगह गोलियों के निशान नज़र आते हैं। ये गोलियों के निशान सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों पर, दिमागों पर छप चुके हैं। ऊपर छत की तरफ आपको दिखाते हैं तो छत के अंदर भी गोलियों के निशान, गोलियों से छलनी हुई है छत। अंदाज़ा करिए जो बच्चे इधर बैठकर पढ़ते होंगे उनके दिलों पर, उनके दिमागों पर क्या आसार नमूदार होते होंगे। अब मैं आपको वो कमरा भी दिखाती हूँ जो कि डायरेक्ट उस छत के नीचे है जहाँ शेलिंग हुई, जहाँ शेल लगा और उसके बाद फिर जिस तरीके से उसके हाल हैं वो फिर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कैमरा की आंख आपको दिखा रही है। गोलियों के आसार भी दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले तो छत जिस तरह से फटी हुई है, गिरी हुई है, मुदहतम हो गई है, बिल्कुल मखदूश इमारत हो चुकी है ये कंटिन्यूस भारतीय अटैक की वजह से। ये स्कूल जहाँ तालीम हासिल करनी है, जहाँ के हिसाब से नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे कि आइए मिलकर गुर्बत, बेरोज़गारी, इलिटरेसी से लड़ें, जो पहली उन्होंने स्पीच की थी, उस स्कूल का हाल आप देख लीजिए कि भारतीय फ़ौजों की तरफ से किया गया। इसीलिए मैं बारहा इस बात को दोहरा रही हूँ कि जब तक देर पा अमन नहीं होगा, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ की ख़ातीन, यहाँ के नौजवान अमन की ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे। आइए अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, जो हमारे शहरी इलाकों में नहीं होती लेकिन यहाँ आपको ज़रूर नज़र आएगी, और वो बंकर्स हैं, सेफ्टी बंकर्स, जो कि हमें शहरों में तो ज़रूरत नहीं होती लेकिन जंग के अंदर जो इलाके, जो जंग ज़दा इलाके होते हैं, वहाँ इस तरह के बंकर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ जब लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, जब शेलिंग होती है, जब फायरिंग होती है, तो वो लोग किधर जाएँ, उसके लिए पाकिस्तान की अफवाज ने यहाँ के लोगों के लिए बंकर्स बनाए हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। यहाँ अंधेरा है इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मोबाइल की टॉर्च के साथ आपको कुछ एटलीस्ट इधर का नज़ारा दिखाया जा सके, ताकि आपको पता हो कि जंग के औकात में ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती है। ज़िंदगी इतनी रुक कर रह जाती है कि आपको इस तरह की बिल्कुल खाली जगह पर, बिल्कुल अंडरग्राउंड जगह पर बड़ी बड़ी सीढ़ियों के साथ भी रहना पड़ता है। ये खौफ व हिरास वाला वो टाइम होता होगा यकीनन जब जंग की आमद होती होगी, जब शेलिंग हो रही होती होगी, जब फायरिंग हो रही होती होगी और यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ये एक तरह से बॉम्ब प्रूफ कह लीजिए, शेलिंग प्रूफ कह लीजिए, एक बंकर बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए। स्कूल के बच्चे हों या मकामी लोग हों, वो यहाँ आकर पनाह ले सकते हैं कुछ देर के लिए। अब शायद शहरों में हम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों को किसी इस जगह पर, इस तरह की जगह पर रहना पड़े, लेकिन यहाँ के लोग इस जंग के समय में क्या क्या नहीं करते रहे। नाज़रीन, अब एक मकामी शख्स जो यहाँ रहते हैं, जो इस स्कूल के इर्द गिर्द रहते हैं, वो स्कूल जो कि दोबारा बनाया गया, उसके चौकीदार हम दोनों से बात करेंगे। वो क्या समा होगा जब बच्चे स्कूल में होंगे और ऊपर से गोलियों से छलनी किया जा रहा होगा, उनके स्कूल को, उनकी छत को फाड़ दिया गया होगा शेलिंग से। जस्ट इमेजिन दैट टाइम, कितना खौफज़दा होंगे वो छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ स्कूल मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये ऊपर स्कूल की हालत जो मैंने देखी है, वहाँ जो बच्चे मौजूद होंगे, मैं ख़ुद एक माँ हूँ, वहाँ जो बच्चे मौजूद होंगे उनका क्या हाल होगा? क्या उस टाइम पर वहाँ बच्चे मौजूद थे? ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले छुट्टी हो गई थी, लेकिन स्टाफ यहाँ मौजूद था जब ये शेलिंग हुई, फायरिंग हुई। उस टाइम स्टाफ यहाँ मौजूद था। अच्छा। तो बहुत खौफ और रास था
اور انڈین جب فائرنگ کرتے ہیں نا ہیوی ویپن استعمال کرتے ہیں. ہاں بہت یہ مکمل یہ ڈیمیج ہو گیا تھا, بعد میں یہ مینٹیننس کی ہے یہ اسکول. ہاں اوپر تو ابھی بھی اوپر تو میں نے دیکھا وہ چھت پھٹی ہوئی ہے, بالکل مخدوش ہو گئی ہے عمارت. ایسے میں جب اس طرح کے حالات ہوں, جہاں جنگ ہو رہی ہو, جہاں فائرنگ ہو رہی ہو, شیلنگ ہو رہی ہو, ایسے حالات کے اندر اسکول جانا تو دور کی بات, معمول کی زندگی بالکل خراب ہو کر رہ جاتی ہوگی. تو یہاں کے بچوں کی تعلیم کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی. ہاں بہت زیادہ. خوف اور آس ہوتا ہے نا جب فائرنگ ہوتی ہے, تو ذہنی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں بچے, وہ پھر تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے. تو یہاں کے لوگ کیا توقع رکھتے ہیں یہاں کے حالات کے حوالے سے, پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے, ان کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ امن ہو گیا ہے نا, یہ تو بہت 2 مہینے ہو گئے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایسے ہی امن رہے تو پھر تو سکون ہوتا ہے, تعلیمی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں. اللہ کرے امن رہے. کیا یہ امن دیر پا چاہتے ہیں؟ کیا کشمیر کا حتمی حل چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم تو حتمی حل چاہتے ہیں نا, کوئی پراپر حل ہو. ہاں یہ تو حل ہونا چاہیے نا, کوئی پراپر. اب آپ کی یہاں کے چوکیدار, جو اسکول کے چوکیدار ہیں, ان سے بھی بات کراتے ہیں. انہوں نے یقیناً وہ ٹائم بھی دیکھا ہوگا جب یہاں شیلنگ ہوئی اور جو حالات ہم اوپر دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام. وہ حالات آپ نے خود دیکھے, آپ اس ٹائم پہ موجود تھے ادھر؟ ادھر انڈیا والوں نے 3 دفعہ فائرنگ کی ہے, 3 حملے کیے ہیں. 2016 6 نومبر دن 1:30 بجے 1:30 پہ انڈیا والوں نے 2 بم مارے اوپر والے اسکول پہ. میں یہاں پہ موجود تھا. اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو 8 نومبر 2016 دن 10 بجے انڈیا والوں نے فائرنگ کی ہے اور 3 بم مارے ہیں. اسکول کے آگے لگے ہیں, اسکول کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, بچ گئے ہیں. اس ٹائم بچیاں یہاں پہ موجود تھی, پورا اسکول لگا ہوا تھا 8 تاریخ کو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 21 نومبر 2016 کو انڈیا والوں نے رہا نا 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم, اس ٹائم ٹائم نہیں دیکھا کہ فائرنگ اچانک ہو گئی تھی, لیکن یہی ٹائم ہوگا میرے اندازے میں. اب اس ٹائم انڈیا والوں نے 11 میزائل فائر کیے ہیں اسکول کے اوپر, جو 4 اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں چھت کے, 2 اس کی سائڈ لگے ہوئے ہیں, 2 اس کے اوپر, اس کے دوبارہ اوپر لگے ہیں, 2-3 اس کے آگے لگے ہیں, ایک اس کے اوپر لی سائڈ پہ دیوار پہ لگا ہوا ہے, تو دیوار مینٹیننس کی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ایک دفعہ جب یہاں بم گرے تو اس ٹائم پر بچیاں اسکول میں موجود تھی. کیا بچیوں کے کیا تاثرات ہوں گے؟ چھوٹی بچیاں پڑھنے آئی ہیں اور ایک دم سے یہاں بمباری شروع ہو گئی. بس اس ٹائم شور شرابہ تو پڑ جاتا ہے نا اسکول کے اندر, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پھر ان کو خاموش کرنا پڑتا ہے, بس ان کو حوصلہ افزائی دینی پڑتی ہے. 1-2 ٹیچریں تھیں اسٹاف کی, جو ہے نا, میں بھی تھا, 2 آدمی اور بھی تھا ادھر, لیکن ہم نے ان کو کافی حوصلہ افزائی دی ہے. لیکن چھوٹے بچے تھے, بس چیخو بخار کا. اچھا, بچے دیکھ کر, اپنے بچوں کو اس طریقے کے خوف و ہراس کے انوائرمنٹ میں دیکھ کر آپ لوگوں کا کیا دل کرتا ہے کہ کشمیر کا دیر پا امن ہو, کشمیر کا حل کیا ہو, کیا سوچتے ہیں؟ کشمیر کا حل تو ہونا چاہیے جی, یہ تو ہماری ریکویسٹ ہے. انڈیا سے بات تو لازمی ہونی چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں تباہی ہو رہی ہے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ادھر کی, اس کا لازمی ہے کہ اس میں بات چیت ہونی چاہیے, امن ہو. اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے, ابھی جنگ بندی ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, کیا یہ کشمیریوں کے لیے کوئی فائدہ دکھا رہی ہے, کوئی کچھ بہتری فیل کر رہے ہیں؟ بہت بہتری ہے. فائر بندی ہو جاتی ہے تو ہر انسان بے خوف اپنا کام کاج کر لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. کسی قسم پریشانی نہیں رہتی ہے. فائرنگ ہو تو پریشانی رہتی ہے ہر ٹائم, کسی وقت بھی انڈیا والوں کا ڈر تو ہوتا ہے دل میں, بھائی کسی ٹائم بھی فائر کر سکتے ہیں, لیکن ہم ماشاء اللہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بے شک کو جتنا مرضی چاہے انڈیا فائر کر لے, لیکن ویسے اپنے آپ احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ عزم کی بات کی آپ نے, ڈرنے والے نہیں ہیں, لیکن بچوں کا تو کم از کم خیال رکھا جائے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کو سرحد پار ساتھ ہی تو ہے, کیا پیغام دیں گے انہیں؟ بھارت کو پیغام یہی ہے کہ امن چاہے, امن میں رہے تو بہتر ہوگا, ورنہ زیادہ جو اوور ایکٹنگ کرے گا تو نقصان پڑے رہے گا. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں, وہ کشمیری جو کہ بڑے مشکل حالات میں رہتے ہیں, ان کا پھر بھی عزم یہ ہے کہ امن میں رہیں, ٹھیک رہیں گے. امن سے ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جواب کیسے دینا. اسکول سے جو دوبارہ سے کنسٹرکٹ ہوا ہے, دوبارہ اس کی عمارت کھڑی کی گئی ہے, اس سے اور وہ بنکر جہاں لوگ جب شیلنگ سے اور فائرنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں, وہاں سے نکلنے کے بعد اب میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہی ہوں جہاں کی بات کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ میزائل اسکول کو 3 دفعہ اس پہ اٹیک ہوا, 2 دفعہ ڈائریکٹ اسکول پر اور 1 دفعہ جو میزائل کہہ رہے تھے, لیکن جو شیلنگ تھی وہ مس ہو کر آگے گئی تھی. یہ وہ جگہ ہے
جہاں ذرا اندازہ کریے کہ اگر آپ کے اور میرے بچے پڑھ رہے ہوں اور وہیں فائرنگ اور شیلنگ ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے احساسات کیا ہوں گے. اسی کے ساتھ یہ جو اسکول ہے اس کے پیچھے کچھ گھر بھی ہیں, کچھ رہائشی جگہیں بھی ہیں, کچھ لوگ رہتے ہیں, مجھے کچھ بچے نظر آ رہے ہیں, کچھ خواتین نظر آ رہی ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ ہر وقت اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور کیونکہ بھارت کی بار بار کی سیز فائر وائلیشنز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید بھارت کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ ٹرسٹ بریک کر سکتا ہے. تو یہاں کے لوگ ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں, ابھی بھی خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اتنا اچھا انوائرمنٹ بنا ہے, امن کا انوائرمنٹ بنا ہے, یہ کہیں کسی ایک ٹرسٹ کی بریچ سے ٹوٹ نہ جائے. بھارت والوں سے ہمیشہ خدشہ یہی رہتا ہے کہ کہیں کوئی پھر سیز فائر وائلیشن نہ ہو جو یہاں کے امن کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچائے. میری طرف سے تو آف کورس یہی پیغام ہوگا بھارت کو بھی کہ امن کے راستے پر آنا ہی شاید ہمارے پورے اس ریجن کے لیے بہتر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میں نے پہلے بھی جرمنی اور فرانس کی مثال دی, بڑی بڑی جنگیں کرنے کے بعد بھی وہ ممالک آج ترقی کی راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ پاکستان اینڈ انڈیا.